राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 से 28 सितंबर 2022 तक कर्नाटक के दौरे पर हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में यह किसी भी राज्य की उनकी पहली यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हुबली धारवाड़ नगर निगम द्वारा हुबली में आयोजित सम्मान समारोह पैरा सम्मान में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को 2047 तक पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन में आध्यात्मिकता, साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों के योगदान को याद किया और कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह उत्सव हमारे उन महान स्वाधीनता सेनानियों को सम्मान दिए बिना और उन्हें याद किए बिना अधूरा होगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उन्हें नमन करती हूँ। आज हुबली धारवाड़ ट्विन सिटीज में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये दोनों शहर कर्नाटका ही नहीं बल्कि पूरी भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है और भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर इनकी उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक नगर का निवासी होने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तरी कर्नाटका का ये संपूर्ण क्षेत्र और विशेष रूप से ये दोनों शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक ऊर्जा तथा आधुनिक सोच के लिए जाने जाते हैं। कन्नड़, मराठी और अन्य भाषाओं का अद्भुत संगम यहाँ के लोगों के बीच परस्पर सामंजस्य का उत्तम उदाहरण है। ये ट्विन सिटी के लोग प्राचीनता और आधुनिकता को एक साथ जी रहे हैं। आप लोग हमारे प्राचीन विरासत के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अनुमान कर सकती हूँ कि प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रतिष्ठित विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस रामकृष्णन ने इस नगर में पधारकर इस विशेषता को प्रत्यक्ष देखा है और आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक तथा मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी यहाँ की आधुनिकता को सराहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए प्राचीनता और आधुनिकता के इस संगम में आपके बीच आकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। देवियों और स्वजनों, हमारे नीति ग्रंथों में कहा गया है कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्याधन सभी प्रकार के धन से श्रेष्ठ है। इसका प्रमाण भारत में तक्षशिला, पुष्पगिरी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी और मणिखेत जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्र की स्थापना से मिलता है। उत्तरी कर्नाटका के इस हिस्से में इस समय भी मेडिकल कॉलेज, IIT, IIIT, लॉ, साइंस, आर्ट्स और टेक्नोलॉजी के अनेक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र संचालित है। संभवतः इसी कारण इस क्षेत्र को विद्या काशी कहा जाता है। विद्या की इस नगरी में दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे और विनायक कृष्ण गोकाक जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार देश को दिए हैं। ये गौरव का विषय है कि इस मिट्टी में पले बढ़े अनेक कला मर्मज्ञों ने संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी और विदुषी गंगूबाई हंगोल के साथ साथ पंडित बसवराज राजगुरु ने हिंदुस्तानी संगीत को नए आयाम दिए हैं। पूरा देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये महोत्सव हमारे स्वाधीनता सेनानियों के स्मरण और सम्मान के बिना पूरी नहीं हो सकता। चाहे कित्तूर की रानी जेन्नामा हो या
निर्गुंडी बाबा साहेब हो या फिर असंख्य अनाम स्वाधीनता सेनानी हो, वे सब अपनी धरती के सम्मान के लिए लड़ने वाले अमर सेनानी थे। मैं उनके त्याग और वीरता को सादर नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का समय है। हमारे ये संकल्प होना चाहिए कि वर्ष 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी मना रहे होगा, तो हमारा भारत एक विकसित भारत होगा, एक आत्मनिर्भर भारत होगा। आज इस समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों के प्रेम और स्नेह देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के माध्यम से ओडिशा के एक साधारण परिवार की बेटी को अभिनंदन करके आप सबने भारत की राष्ट्रपति का ही नहीं अपितु भारत की सभी बेटियों का अभिनंदन किया है। इस सम्मान के लिए सभी नगर निवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका। नवरात्रि के पहले दिन गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। गृह मंत्री ने साड़ंद तहसील के आयोजित ESIC के अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस नए अस्पताल से सिर्फ इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि साड़ंद तहसील के लोगों को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले तो आज शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही। नवरात्रि प्रतीक है सदशक्ति के संचय का। नवरात्रि प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का। और नवरात्रि उपासना के दिन है, शक्ति की उपासना के। आज ही नवरात्र शुरू हो रहा है। मैं गुजरात, मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर और साणंद और देश भर के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ESIC के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनंती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। साणंद तहसील के सारे गांवों के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल लिए। ये अस्पताल के अंदर OPD, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेके सारे पैथोलॉजी के टेस्ट होके, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही साणंद के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भाई सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे, इसके अंदर MRI मशीन लाना हो, GIDC के उद्योजक के सहयोग से हम करेंगे। ये अस्पताल को आप लोगों के लिए परिपूर्ण अस्पताल बनाने का काम करेंगे। 9.5 एकड़ जमीन है। अभी शुरू में तो 350 बेड का अस्पताल बनेगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपया लगेगा। श्रम विभाग ने इसकी नींव और इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसके अंदर पूरी व्यवस्था करी है कि जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल को 350 से 500 बेड का अस्पताल हम तुरंत ही बना सकते हैं। तो 500 बेड का
अस्पताल यहां पर बनेगा, 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जो दूर सुदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से हमारे भाई बहन यहां पर काम करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी करने के लिए आते हैं और अपने श्रमदान से देश के विकास को गति देते हैं, उन सबके और उनके परिवार की स्वास्थ्य की चिंता करने का ये बहुत बड़ा उपक्रम ये ईएसआईसी का अस्पताल बनने वाला है। विरोचन नगर में भी गुजरात सरकार के प्राथमिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है, एक दीनदयाल मिलन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ है और आज औडा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कुल मिलाकर अगर इसका 500 बेड का एक्सपांशन गन ले तो 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत के काम गांधीनगर मत क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार करना। दूसरा है आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना। और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000 लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। इस मंच पर से भूपेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मत क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने ये सारे जो श्रमिक भाई है इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3 लाख है, सिर्फ साणंद कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,30,000 श्रमिक भाई बहन है। इन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा आपने की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये अस्पताल भूपेंद्र भाई और मैं दोनों पीछे लगेंगे। जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होगा, जल्द से जल्द उसका एक्सपांशन होगा, ऐसा विश्वास देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिमाचल के नादौन में सोमवार को व्यास नदी के तट पर सैन्य बलिदानी परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले देश में कबूतर उड़ाए जाते थे, पर अब देश के प्रधानमंत्री चीते छोड़ते हैं। हिमाचल देव व वीर भूमि है, जिसकी शौर्य पराक्रम व बलिदान की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि सेनाओं का त्याग और बलिदान ही देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता है। आज इस हिमाचल प्रदेश अमृत महोत्सव समारोह समिति द्वारा कांगड़ा में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित होना, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। हिमाचल प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, यह हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, वीर भूमि है। यह ऐसा प्रदेश है जहां शौर्य, पराक्रम और बलिदान की परंपराएं पलती हैं। ऐसा प्रदेश
इसी धरती पर एक से एक बढ़कर योद्धाओं ने जन्म लिया है और पले थे। कौन भूल सकता है मेजर सोमनाथ शर्मा को, जिन्होंने आजादी हासिल करने के कुछ समय बाद ही कबायली हमले में जम्मू कश्मीर में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के वो पहले योद्धा हैं जिन्हें अपनी अप्रतिम बहादुरी और बलिदान के लिए परम वीर चक्र प्राप्त हुआ। परम वीर चक्र की तरह भारत में पहला महावीर चक्र जिन शेर चंद्र थापा जी को प्राप्त हुआ, वो हिमाचल में पैदा तो वहीं हुए थे, लेकिन उनके माता पिता उनके बचपन में ही धर्मशाला में आ रहे थे और उनका पालन पोषण इसी हिमाचल की धरती पर हुआ। उन्होंने लद्दाख में जिन कठिन परिस्थितियों में सीमावर्ती इलाकों में दुश्मनों का मुकाबला किया, उसके लिए उन्हें महावीर चक्र प्राप्त हुआ। मैं याद करना चाहता हूं मेजर धन सिंह थापा को, जिन्होंने कि 1962 की लड़ाई में लद्दाख की एक सीमावर्ती चौकी पर अपनी अप्रतिम बहादुरी का परिचय दिया और उन्हें भी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। 1999 में कारगिल में जंग हुई तो फिर से इसी हिमाचल के जाबाज बेटे ने अपनी जान पर खेलकर भारत माता के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की। कैप्टन विक्रम बत्रा को हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है और मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि आज उनके पिताजी इस हमारे मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। वह कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके बारे में बहुत सारी बातें हैं वो विस्तार में जाकर यहां चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा था अपने कमांडर से, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तो तिरंगे में लिपट कर मैं आऊंगा, यह तय चाहिए। इसी कारगिल युद्ध में संजय कुमार ने राइफल ने जो पराक्रम दिखाया, उन्हें भी अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र दिया गया। वे भी इसी हिमाचल की गोद से पैदा हुए। मेरे भाइयों, इससे यह साफ हो जाता है कि भारत में जितने भी युद्ध अब लड़े हैं उनमें हिमाचल प्रदेश के बहादुर नौजवानों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए वीर भूमि को मैं नमन करता हूं। कुछ नामों की चर्चा तो हमने यहां पर की है, मगर ऐसे न जाने कितने और बहादुर योद्धाओं कोई से हिमाचल की धरती ने जन्म लिया है, हिमाचल के हमारी माताओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज ऐसे कई योद्धाओं के परिवार यहां पर एकत्रित हैं। मैं उन सभी परिवार के हृदय की गहराइयों से आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना शीश झुकाता हूं। और आपने इस देश के लिए जो त्याग और बलिदान दिया है, यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, हमारी सेना और हमारे पूर्व सैनिक जिन्हें वेटरन्स कहते हैं, इनके प्रति मेरे मन में स्वाभाविक रूप से बेहद सम्मान है। मेरे ही नहीं, मेरे पूरे देश के मन में हमारी सेना और साथ ही हमारे वेटरन्स के प्रति बड़े सम्मान का भाव रहता है। आपका एक ऐसा परिवार है जहां पर शौर्य और समर्पण ही संस्कार है, शौर्य और समर्पण ही संस्कृति है, शौर्य और समर्पण ही यह कर्म है और शौर्य और समर्पण ही आपका धर्म है। और रक्षा मंत्री के रूप में ऐसे सभी परिवार के सामने मैं शीश झुकाकर मैं उन्हें पुनः मैं नमन करता हूं और आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। इस अमृत महोत्सव में भारत जहां अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, जाबाज सैनिकों, वीरों, महावीरों और परमवीरों का स्मरण कर रहा है, वहीं अगले 25 वर्षों के लिए हमने अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता से केवल भारत का ही लाभ नहीं होगा, बल्कि सारी दुनिया के देशों को इसका लाभ मिल सके। इस हिमाचल प्रदेश अमृत महोत्सव समारोह समिति ने जो यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं
और एक बात खुदा जिन लोगों ने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, बलिदान दिया है, उनकी स्मृति को शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। और सभी हमारे पूर्व सैनिक और हमारे जो बलिदानी सैनिक हैं, उनके परिवारों के सामने भी ससम्मान शीश झुकाकर नमन करते हुए यही पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र के पहले दिन जंगल कौड़िया के रसूलपुर चाकिया में 10.16 करोड़ रुपए की लागत से बने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में 5.80 करोड़ रुपए से निर्मित सभागार का लोकार्पण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि सभी लोग मिलकर नवरात्र में गांव से लेकर कस्बों में स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर जिले को पहला ग्रामीण स्टेडियम लोगों को समर्पित करते हुए गर्व हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की और राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ी प्रदेश की क्षमता का प्रदर्शन करता है, इसलिए शुरू से ही उन्हें तैयार करने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। जगत जननी मां भगवती आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए जंगल कौड़िया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रशंसा की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को, महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं 1 वर्ष पहले पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और 1 वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है? 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेविलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी, मैं देख रहा था मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कौड़िया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकास खंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहाँ पढ़ रही थी, बालक भी पढ़ रहे थे। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है? वो आज महंत अवैधनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने 1 वर्ष में जो प्रगति की है, यह प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए 1 वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टेडियम का लोकार्पण, यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे। इसके लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और इसलिए शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें शिक्षा के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खेल आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक नया हिस्सा है। वैश्विक मंच पर देश की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी। नेशनल मंच पर प्रदेश के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेल कूद की सुविधाएं बढ़े। जहां पर इस महाविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि आज जगत जननी मां भगवती की उपासना का क्रम शुरू होता है और मां दुर्गा के जो 9 रूपों की पूजा होती है, पहला रूप शैलपुत्री के रूप में जगत जननी मां भगवती की पूजा प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी करेगा। उन स्थितियों में अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए कैंपियरगंज विधानसभा
तो अच्छा होगा, जिससे खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नवरात्रि में गांव-गांव में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। सभी छात्र छात्राएं भी और गांव के आए हुए लोग भी, हर गांव में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और फिर पर्व शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी मनाया जाना चाहिए। मां दुर्गा की पूजा भी हो, रामलीलाओं का मंचन भी हो, शानदार तरीके से अपनी कला को और अपनी स्मिता को संरक्षित करते हुए मैं आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तभी विजयोत्सव जैसे पर्वों का आनंद हम सबको प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से महाविद्यालय के इस नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय समेत इस पूरे कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र और गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का पहला स्टेडियम है। गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों को इसमें से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात के अपने दौरे के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात यात्रा के अपने तजुर्बे को मीडिया के सामने रखा और दावा किया कि इस बार गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। 14 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 14 सभाएं की, बड़ी बड़ी वहाँ पे 6 रोड शो किए और 2 दर्जन से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं वहाँ पे की। हम लोगों ने शहरों में, कस्बों में जाना हुआ, गाँवों में जाना हुआ, अलग अलग क्षेत्र के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन मिलने आए वहाँ पर। प्रदर्शनकारी कई मुद्दों पर यहाँ गुजरात में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रदर्शनकारियों से मुलाकात हुई। समाज सेवी बहुत मिले, मिड डे मील के कर्मचारी मिले, टीचर्स, किसान के मिले, युवा गौपालक मिले, जो उनके मुद्दे हैं वहाँ पे। तो काफ़ी सबसे चर्चा हुई पूरी यात्रा के दौरान और हर जगह कुछ शब्द अब पूरे गुजरात में अच्छे से सुनाई दे रहे हैं। नॉर्थ गुजरात में मैं खुद फील करके आया हूँ, सुन के आया हूँ कि चारों तरफ एक शब्द बार बार घूम रहा है, परिवर्तन। टोटल परिवर्तन चाहिए, पूरा एक परिवर्तन चाहिए। तो ये फीलिंग चारों तरफ से सुनाई दे रही है कि 27 साल के भाजपा के शासन से लोग ऊब गए हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का काम और अब भगवंत मान जी का पंजाब का काम, कुल मिला के आम आदमी पार्टी का काम लोगों को दिख रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं स्कूल चाहिए, अभी आप लोग आओ, स्कूल ठीक होगा, अस्पताल ठीक होगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, ज़ीरो बिल हो जाएंगे। तो ये सारे मुद्दे भी लोगों के बीच में अब लोगों को लगने लगा है कि ये मुद्दों पर काम करने वाली राजनीतिक पार्टी आ गई है और अब उसको मौका देना है। हर जगह लोग चाहते थे मैं स्कूल देखूं, मुझे लोगों ने स्कूल दिखाए ले जा के, हॉस्पिटल दिखाए। वहाँ पे आज सुबह मैं एक विधानसभा में यात्रा पे था, पालनपुर में था, तो वहाँ पर लोग ले गए दिखाने की, देखिए ये सरकारी अस्पताल था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको सरकारी अस्पताल चलाने नहीं आते, हमको प्राइवेट करने, तो उन्होंने अपना सरकारी अस्पताल प्राइवेट कर दिया। कल देवधर विधानसभा में था, वहाँ पे एक स्कूल ले गए मुझे लोग दिखाने। लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले जैसे ही वहाँ पता चला कि आम आदमी पार्टी की जनसभा होने वाली है और रोड यात्रा निकलेगी वहाँ से, तो सरकारी स्कूल को ऊपर से बाहर से रंग रोगन कर दिया गया तुरंत, अंदर सारा वही है। तो कवर अप करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जब आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, ये भाजपा वालों को लग रहा है, तो स्कूल की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, तो थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करो। मुझे वहाँ सिद्धपुर के पास में वहाँ के कुछ नौजवानों की टीम मुझे लेके गई, वहाँ के एक हॉस्पिटल में जो गुजरात सरकार ने, भाजपा सरकार ने 8 साल पहले 70 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया बिल्डिंग, लेकिन वो बिल्डिंग अभी कूड़ा घर बनी पड़ी है। वहाँ पे ना कोई डॉक्टर लगाया, ना दवा घर बनाया, कुछ नहीं बनाया, और वो बिल्डिंग अब खंडर बनती जा रही है। जनता के 70 करोड़ भी डूब गए और हॉस्पिटल भी नहीं मिला। तो लोगों को अब लगने लगा है कि आज राजनीति में शिक्षा पे बात की जा सकती है, स्कूल अस्पताल पे बात की जा सकती है, बिजली पे बात की जा सकती है, और इसीलिए लोग हर जगह मुझे ले जाके दिखाना चाह रहे थे। हर जगह लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ क्यों नहीं किया इन क्षेत्रों में, जबकि 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ बदल के रख दिया। पंजाब में बदलाव इतनी तेज़ी से दिखने लगे, तो 27 साल से बीजेपी ने कुछ क्यों नहीं किया। अब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हर जगह से मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और अब मैं अपने 6 दिन के इस
यात्रा के आधार पर कह सकता हूँ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है और भाजपा का अब जाना तय है। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द अब चुनाव होंगे और उस चुनाव के तुरंत बाद जिन क्षेत्रों में लोग इंतज़ार कर रहे हैं काम का, उन क्षेत्रों में काम शुरू होगा। नॉर्थ गुजरात में पानी बड़ी समस्या है, पानी लोगों को नहीं मिला, लोग नहर टूटने से दुखी थे। गौशाला संचालक हैं वो दुखी हैं कि गुजरात सरकार ने 500 करोड़ रुपए बजट में रखने के बावजूद उनको 1 रुपया नहीं दिया आज तक, जबकि कोविड के बाद उनको मिलने वाला डोनेशन भी कम हुआ। उसके साथ साथ अभी लंपी वायरस की भी समस्या चल रही है और अदरवाइज़ भी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार बजट में 500 करोड़ रुपए को दबा के बैठी है, उनको 1 रुपया नहीं दे रही है। तो ये सारे मुद्दों को लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हमें भी पूरी उम्मीद है और अब लोगों को भी उम्मीद है कि दिसंबर से इन समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। शारदीय नवरात्र का आज से शुभारंभ। आज से शुरू नवरात्र उत्सव में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा की जाएगी। 90 साल के हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने जज बदलने को दी चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर ईडी को भेजा नोटिस। छठ पूजा पर यमुना की सफाई वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना विवाद सुलझाने के लिए 27 सितंबर को बुलाई बैठक। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान संकट के बीच कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया, सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पुलिस ने कहा, फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ठगने वाले 4 आरोपी बरेली से गिरफ्तार। गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी का नाम होगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। बोले यह किसी भी पार्टी या नेता से प्रभावित नहीं होगी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम